मेरे भाई, आज आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ऐसा लग रहा है कि बरसों पहले किसी मेले में बिछड़ गए थे। अब मिले हैं तो ऐसा हाथ पकड़ कर चल रहे हैं, मुस्कुरा कर चल रहे हैं। आप खुद सोचो फिर आपके वोट का क्या हुआ। आपने वोट दिया था, कौन जिम्मेदार है इसका? मैं पुकार कर सीमांचल की सरजमीन में कह रहा था कि नीतीश कुमार को वोट देना मोदी को वोट देने के बराबर है। मैं पुकार कर कह रहा था किशनगंज में कि मत दो इन गठबंधन के नाम पर वोट मत दो। हमने फैसला लिया था कि हम जहां से हमारे उम्मीदवार हैं वहां पर आप हमको वोट दो, मजलिस को कामयाब करो और दूसरे इलाकों से मोदी को शिकस्त दो। तो किसी ने कहा कि नहीं ओवैसी साहब, आप पहली मर्तबा आए हैं, थोड़ा वक्त गुजार। किसी ने कहा कि नहीं आप वोट काटने के लिए आए हैं। किसी ने कहा कि नहीं हमको गठबंधन का साथ देना है। मैं पूछना चाह रहा हूं, कहां है गठबंधन? कहां है गठबंधन? कहां है आरजेडी के वो लोग जो हमको आकर डराते थे कि अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी इख्तियार पर आ जाएगी? कहां है वो बूढ़ी कांग्रेस? कहां है वो कांग्रेस के लोग जो हम पर इल्जाम लगा रहे थे तुमने वोट लिया हमसे बीजेपी को रोकने के लिए? ये तुम्हारी नाकामी है। कांग्रेस आरजेडी जिम्मेदार है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या नुकसान हुआ आरजेडी और कांग्रेस का? इनका इतना नुकसान हुआ कि भतीजे की मिनिस्टर नहीं रहे, भतीजा मंत्री नहीं रहा, कांग्रेस के लोग मंत्री नहीं रहे। मगर आज अगर किसको खतरा है, किसकी शनाख्त को खतरा है, किसकी पहचान को खतरा है? क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बैठकर इख्तियार की कुर्सी पर हुकूमत कर रहे हैं। ये आपको फैसला लेना है। मेरे भाई, याद रखिए कि सेकुलरिज्म अपनी जगह पर क्या है मैं नहीं जानता, मगर हिंदुस्तान की सियासत की तल्ख हकीकत आपसे बयान कर रहा हूं। हिंदुस्तान की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि अगर सीमांचल पसमानदा है तो आपको एक बेबाक नुमाइंदे की जरूरत है जो लड़े। अख्तरुल ईमान एक बेबाक कायद है। अख्तरुल ईमान पर पूरा मुझे भरोसा है। अगर आप आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे तो यकीन जानिए अख्तरुल ईमान की जबान पर कोई ताला नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी अख्तरुल ईमान को नहीं कहेगा जैसा मौलाना से कहा गया। मौलाना से कहा गया था कि आइए मत। मौलाना ने कहा बोलना भी नहीं, तो बोले नहीं बोलना भी नहीं। फिर मौलाना ने पूछा कि लोग पूछेंगे सीमांचल के कि शरीयत का मसला आया, क्या हुआ? तो कांग्रेस ने कहा मौलाना कह देना कि दिल्ली की ट्रैफिक में फंस गया। अख्तरुल ईमान को कोई नहीं रोकेगा। अख्तरुल ईमान आपके जज्बात की तर्जुमानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कहेगा। कोई भी वज़ीर आज़म होगा, अख्तरुल ईमान का एक ही एजेंडा होगा, सीमांचल 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 सीमांचल। ये हमारा एजेंडा है कि सीमांचल की गुर्बत का खात्मा हो, सीमांचल में स्कूल मिले। मेडिकल कॉलेज नहीं है यहाँ। आप अंदाजा लगाइए, अभी अख्तरुल ईमान साहब बता रहे कि मेडिकल कॉलेज पटना में 60-70 किलोमीटर अतराफ पटना में चार मेडिकल कॉलेज, और सीमांचल के चारों जिलों में एक भी गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज नहीं। फिर आएंगे पार्लियामेंट का जब इलेक्शन आएगा, हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और बोलेंगे हमको वोट दे दो, हमको कामयाब कर दो। मेरे भाई, यकीनन आइंदा इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर बीजेपी को हराने का मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी भर इनकी गुलामी के पेपर पर दस्तखत करके दे देंगे।
हम गुलामी नहीं करेंगे आरजेडी, कांग्रेस की या किसी और पार्टी की। हम अपने मुस्तकबिल के फैसले करेंगे और हम में इतनी काबिलियत है, हम में इतना जज्बा है, हम भी मुकाबला कर सकते हैं और करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। यकीनन हराइए, यकीनन फासिस्ट ताकतों को, फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दीजिए, मगर कब तक आप और हम इन लोगों की गुलामी करते रहेंगे? हमारे सीमांचल का क्या होगा? मैं आपसे सिर्फ यही बात कहने आया हूं। हैदराबाद की सरजमीन से निकल कर आया हूं, हिंदुस्तान के किसी जगह पर जाता हूं तो सीमांचल का जिक्र करता हूं। जो लोग आकर मुझसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को कामयाब करो, मैं उनसे कहता हूं तुम सीमांचल को डेवलप करो, सेकुलरिज्म कामयाब होगा। जो मुझसे आकर कहते हैं कि तुम वोट काट रहे हो, मैं उनसे कहता हूं कि तुम सीमांचल में दवाखाना एस्टैब्लिश कर दो, मैं इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। कहां है तुम्हारा इंसाफ? कहां है इनका इंसाफ? मेरे भाई आप बताइए कि अगर हाईकोर्ट में अपील करना है तो पटना जाना पड़ता, क्या हाईकोर्ट का बेंच नहीं खोल सकते नीतीश कुमार आप? अब तो आप मोदी के सगे औने जौने भाई बन चुके हैं। अपने भाई से कहिए भैया एक हाईकोर्ट खोलो, यहां पर खोलिए ना। कौन रोक रहा है? इख्तियार आपके पास, लाखों करोड़ रुपए का बजट आपके पास, मगर आपकी नजरें नीतीश कुमार पटना से आगे नहीं जाती। आपको सीमांचल की गुर्बत नजर नहीं आती। लालू को इख्तियार मिला, कांग्रेस को मिला, मगर किसी ने सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। मगर आपने अपना दिल बड़ा किया, इनको वोट दिया, वोट दिया, वोट दिया। मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, आपके सामने अपना दामन फैलाकर दिल की गहराइयों से आपसे कह रहा हूं कि अब के बार ऐसी गलती मत करिए। अब के बार लोकसभा के इलेक्शन में सीमांचल की लड़ाई के लिए, इंसाफ के लिए आप एक अपने जियाले और जांबाज और मुखलिस अख्तर अली खान को कामयाब करें। ये काम आपको करना है मेरे भाई। बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल पेश हुआ, ट्रिपल तलाक का बिल पेश हुआ पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन दिन अगर कोई दिन गुजरा होगा तो हिंदुस्तान की हमारी पंचायत में जब ट्रिपल तलाक का बिल पेश किया गया। मैंने अपने वालिद को खोया, हर इंसान खोता है अपने अपनों को, मगर जिस दिन ये पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, मेरी नजरें तलाश कर रही थी, मेरी नजरें देख रही थी कि शायद कोई हमारा हाथ पकड़ दे, कि शायद हमारी शरीयत का मामला आए तो कोई खड़ा हो जाए, कोई खड़ा होकर हक को हकायत को बयान कर सके। मेरे भाई मैंने हर जितने मुस्लिम एमपी थे सबके पास गया, सबको जाकर बताया कि इसमें ये गलती है, ये गलती है। जिसमें आपके यहाँ के सीमांचल के मौलाना भी थे, मैंने उनसे भी कहा, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये गैर दस्तूरी भी है, हम आपके साथ हैं। बोला मौलाना बोलना नहीं, खड़े होकर बोलना पड़ेगा। तो बोले हाँ हाँ हाँ। मैंने कहा ये हाँ में ना तो नहीं है। खैर लोकसभा में हम गए। कौन था जो इस बिल की मुखालिफत कर रहा था, नरेंद्र मोदी के इस बिल की? कौन थे मेरे भाई? मैं था। वो तमिलनाडु के हमारे AIDMK के मुस्लिम MP हैं और केरला के मुस्लिम लीग के MP थे। हम तीनों ने इसकी मुखालिफत की। मैंने इसके तरमीम में, इस बिल की तरमीम में मैंने अपने तरमीमात को पेश किया। आज जो हमको गाली देते हैं कि हम वोट काटने को आए हैं, आज जो हमको वोट कटवा कहते हैं, जो आज हम पर बेजा इल्जाम लगाते हैं, जिन्होंने सीमांचल को बर्बाद कर दिया, आज वही कांग्रेस पार्टी, वही आरजेडी का MP पार्लियामेंट में थे,
मैंने सबसे कहा ये मेरी तरमीम है, साथ दो, वोट दो, बता दो बीजेपी को कि हम तुम्हारे साथ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी ने भी तारीफ नहीं की, बल्कि कांग्रेस ने मोदी के इस कानून की तारीफ की। हिंदुस्तान के लोकसभा में शरीयत में मदाखलत का कानून लाया गया और हम तरमीम पेश करते हैं तो कोई तारीफ नहीं करता। मेरे भाई, ये कांग्रेस पार्टी है, हमारी नजरें तड़प रही थी कि कोई उठ जाए। मैं जिस किसी पार्टी के एमपी के पास जाकर दरखास्त किया, सबने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हम तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी तकरीर सुन के तुम क्या करोगे? कम से कम आज तुम उठो, आज उठकर बता दो तुम गुलाम मुस्तफा हो। तुम उठकर आज बता दो कि तुम अल्लाह के कौन से कानून में मदाखलत नहीं चाहते। मगर सबकी जबानें खामोश थी। क्यों खामोश थी? कि उनकी पार्टी का आर्डर था कि जबान नहीं खोलना, उनकी पार्टी का आर्डर था कि मौलाना पार्लियामेंट को नहीं आना, उनकी पार्टी का आर्डर था कि मौलाना जब दुनिया पूछेगी क्यों नहीं आए तो बोलना ट्रैफिक में गुम हो गया। मेरे भाई, ये हकीकत बयान कर रहा हूं आपके सामने। इसीलिए हम आपसे ये गुजारिश करने आए हैं कि अब के आने वाले लोकसभा के चुनाव में आप सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और सीमांचल की लड़ाई, असदुद्दीन ओवैसी आपका यह खादिम, आपका ये भाई हिंदुस्तान की लोकसभा में लड़ता रहेगा, पूछता रहेगा और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस ने अख्तर अली मान साहब की क़ियादत में कहा कि अरारिया और गलगालिया में रेल का प्रोजेक्ट बनना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम लड़ेंगे इसको हासिल करने के लिए। ब्रिज की जरूरत है महानदी के ऊपर। पटना में 8-8, 10-10 ब्रिज बन जाते हैं विकास के नाम पर, मगर यहां पर सीमांचल की सरजमीन तरसती है विकास के लिए। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। मेरे भाई, यही लड़ाई है मजलिस की। हम इस लड़ाई में आपका ताउन चाहते हैं, हम इस लड़ाई में आपकी दुआएं चाहते हैं और आपका ताउन और दुआएं शामिल हाल रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन ये जो पसमानदगी है इसको खत्म करेंगे, एक नए दौर का आगाज करेंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस का मसला आया। अख्तर अली मान साहब को मैंने कहा, ये दिल्ली बीजेपी की सरकार है। वजीर फरोग इंसानी वसाइल प्रकाश जावड़ेकर से जाकर हमने मुलाकात की और कहा कि सर, आप मंत्री हैं, क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं हमसे सीमांचल के इलाके से? यहाँ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो बंद होने के दाने पर आ गया। हमने नुमाइंदगी की, अभी फिर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर लड़ेंगे जाकर इंशाअल्लाह ताला। इस कैंपस को बरकरार रखना है, इस कैंपस को मजबूत करना है, इस कैंपस में और कोर्सेज का आगाज करना है। दूसरी बात कि सेकुलरिज्म की बातें करने वाली कांग्रेस, जब बिहार का इलेक्शन आया तो मोहन भागवत ने एक बयान दिया था कि बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। बड़ा तूफान उठा था, हम सब ने मजम्मत की उस बयान। मगर मेरे भाई, क्या आपकी आंखों ने नहीं देखा कि कैसे जिस शख्स ने कांग्रेस में अपने 50 साल गुजार दिए, जिस शख्स को हिंदुस्तान का सदर जमहूरिया बनने का एजाज हासिल हुआ, वो राष्ट्रपति बना इस मुल्क का, और जब आरएसएस की तरफ से दावतनामा आ जाता है तो प्रणब मुखर्जी दौड़े दौड़े चले जाते हैं नागपुर को चले जाते हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर चले जाते हैं और जाकर तकरीर करते हैं और तकरीर में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इन्वेडर का लफ्ज इस्तेमाल किया कि हमलावर, हम कहा कि हमलावर। और फिर मोहन भागवत की मौजूदगी में
आरएसएस के बानी हेगडेवर की तारीफ में कलेमात लिखते हैं। यही मौलाना हेगडेवर ने कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान सांप की तरह। और फिर क्या हुआ कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने इफ्तार की दावत दी। बरसों के बाद इनको इफ्तार याद आया, खैर इफ्तार की दावत दी तो प्रणब मुखर्जी को इफ्तार की दावत में बुलाया। जिस शख्स ने आरएसएस के क्वार्टर पर जाकर आरएसएस की तारीफ की, उसको राहुल गांधी ने इफ्तार की दावत में बुलाया। रोजा हम रहते हैं और जो आरएसएस की तारीफ करता है उसको बाजू बिठाकर उसको अपना साथ फोटो खिंचवाते हैं।